अब तक हमने C3 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा था। आज अपन शुरू करेंगे C4 साइकिल। C4 साइकिल हमने ये तो बात करी थी कि C4 साइकिल को C4 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का एक एसिड बनता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, इसलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। पर अब हम इसके कुछ और नाम हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसे C4 साइकिल का दूसरा नाम है H स्लैक पाथवे। अब इसको H स्लैक पाथवे क्यों कहेंगे? क्योंकि दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है H, एक का नाम है स्लैक। इन दोनों ने मिलकर के पाथवे को पूरा डिस्कवर किया, तो इसका नाम है H स्लैक पाथवे। C4 फोटोसिंथेसिस का एक और नाम है, इसे कहते हैं कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस, अब इस नाम के ऊपर डिस्कस करते हैं कि भाई इसको कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, क्योंकि यहां पर मीजोफिल सेल, जो ग्रीन सेल होती है, मीजोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल, अभी बात करेंगे अपन तो आराम से सब समझ में आएगा। यहां मीजोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल दोनों मिलकर के कोऑपरेट करके एक दूसरे को फोटोसिंथेसिस पूरी करती है, इसलिए इसको कहते हैं कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस। दो ग्रीन सेल्स मिलकर कोऑपरेटिव तरीके से कंप्लीट करती है ये फोटोसिंथेसिस, इसलिए इसको कहते हैं कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस। एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस। अब इसको एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं, इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि इस H स्लैक पाथवे में, C4 पाथवे के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। तो क्या हो जाएगा, अब याद करो लास्ट वाला लेक्चर, फोटो रेस्पिरेशन के कारण C3 प्लांट्स के अंदर थोड़ा कार्बन लॉस हो रहा था और कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी व्यर्थ में ही लग रही थी, वेस्ट ही लग रही थी। वो C4 प्लांट्स में ऐसी अडेप्टेशंस आ गई कि इन C4 प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी जो C3 के फोटो रेस्पिरेशन के अंदर लग रही थी वो भी नहीं लगेगी, और साथ ही साथ इनके अंदर कोई कार्बन का लॉस भी नहीं होगा। तो मतलब ये C3 से बेटर है, इसलिए इसको एफिशिएंट बोलते हैं। फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट, सो दे आर बेटर देन C3 प्लांट्स अंडर हाई टेम्परेचर, अंडर लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए इनको C3 प्लांट से बेटर बोलते हैं, एफिशिएंट है ये। और एक बात करते हैं, इस C4 साइकिल का एक और नाम है स्पेशियल डबल CO2 फिक्सेशन। इसका एक नाम और क्या है, स्पेशियल डबल CO2 फिक्सेशन। कैसे? प्लांट के बॉडी में जो एटमॉस्फेरिक CO2 आती है, वो एटमॉस्फेरिक CO2 मीजोफिल सेल के अंदर फिक्स होती है, मीजोफिल सेल में। और जो मेटाबॉलिक CO2 होती है, मेटाबॉलिक CO2, वो मेटाबॉलिक CO2 है, वो बंडल शीथ सेल, BSC, बंडल शीथ सेल, इसके अंदर फिक्स होती है। स्पेशियल का मतलब होता है टू डिफरेंट स्पेस, इसका ब्रैकेट में लिख लेना, इसे कहते हैं टू डिफरेंट स्पेस। अब आप खुद देखो, एक टाइप की कार्बन डाइऑक्साइड एक पर्टिकुलर सेल में जाके फिक्स होती है, दूसरे टाइप की कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे पर्टिकुलर सेल में जाके फिक्स होती है।
दोनों CO2 अलग अलग जगह फिक्स हो रही है, दो डिफरेंट स्पेस में फिक्स हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं स्पेशियल। और दो बार CO2 का फिक्सेशन होता है, इसलिए इसे कहते हैं डबल CO2 फिक्सेशन। समझ में आया ये चीज? तो इस C4 पाथवे के ये कुछ और नाम होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने वैसे तो पहले भी समझाया था आपको, फिर एक बार और समझ लेते हैं। जब C3 प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ, जब C3 साइकिल का एवोल्यूशन हुआ, तब एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत अच्छी थी, एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा सूटेबल थी। अंडर सच कंडीशन C3 साइकिल इवोल्व हुई। तो हम लिखेंगे कि भाई टेम्परेचर ऑप्टिमम था, टेम्परेचर ऑप्टिमम, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, CO2 अवेलेबिलिटी ज्यादा थी, ये भी अच्छी बात है एक। इसके साथ वाटर अवेलेबिलिटी है वो भी ज्यादा थी। तो ऐसे कंडीशन के अंदर C3 साइकिल का एवोल्यूशन हो गया। अब धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, ये कंडीशंस चेंज होना शुरू होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से CO2 की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। CO2 की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। हम यहां लिख लेंगे CO2 सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर जो रूबिस्को है, उसके सामने CO2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई, क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर अब CO2 सॉल्युबल नहीं है। अब टेम्परेचर ज्यादा है तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर ज्यादा हुआ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर ये ज्यादा हुआ। फोटोलिसिस ऑफ वाटर ज्यादा होने से ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हुई। आपको मैंने डायग्रामेटिक वे में बताया कि जैसे ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहां ये ग्रेनम है, यहां ग्रेनम है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ग्रेनम के अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर ज्यादा होगी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर ज्यादा होगी तो यहां से ऑक्सीजन बन के स्ट्रोमा में आएगी, और स्ट्रोमा के अंदर कौन बैठा हुआ है, स्ट्रोमा के अंदर रूबिस्को बैठा हुआ है, रूबिस्को स्ट्रोमा में। तो रूबिस्को के सामने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर प्लांट्स है वो C3 साइकिल छोड़ करके फोटो रेस्पिरेशन नाम की प्रोसेस चलाना चालू करते हैं। पर फोटो रेस्पिरेशन अगर वो लगातार करते रहेंगे तो आप खुद सोचिए कि लगातार फोटो रेस्पिरेशन के अंदर उनको प्रॉब्लम होगी, उनका कार्बन है वो लॉस होने लगेगा। कार्बन लॉस होने लगेगा तो फिर फायदा नहीं है ना ये। तो अब क्या करना चाहिए प्लांट को, अब प्लांट्स को एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने वाली प्रॉब्लम, कार्बन डाइऑक्साइड कम होने वाली प्रॉब्लम, ये नेचर में लंबे समय तक रहने वाली है। तो अब क्यों ना एक परमानेंट प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढा जाए, और उसी परमानेंट सॉल्यूशन का नाम है C4 साइकिल। तो C4 साइकिल का एवोल्यूशन कब हुआ, जब एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर के बढ़ने से स्ट्रोमा के अंदर CO2 की सॉल्युबिलिटी कम हुई, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे गैसेज की सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है। गैसेज की सॉल्युबिलिटी कम हुई, साथ ही साथ हाई टेम्परेचर की वजह से फोटोलिसिस ऑफ वाटर बढ़ा, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर के बढ़ने से ऑक्सीजन ज्यादा इवोल्व होने लग गई। ऑक्सीजन ज्यादा इवोल्व हुई तो रूबिस्को के सामने ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए। तो नेचर ने कुछ तो ऐसा किया कि अब C3 प्लांट्स से C4 प्लांट्स का एवोल्यूशन हो गया। तो क्या वो प्रोसेसेस थी, मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। देखो होता क्या है कि जो C3 प्लांट्स हैं इनके अंदर कुछ एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। C3 प्लांट्स में एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो वो C4 प्लांट्स बन जाते हैं।
C4 प्लांट्स। कौन से एनाटॉमिकल चेंजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्पेशल टाइप की ग्रीन सेल बननी चाहिए जिसका नाम है बंडल शीथ सेल। ये एक स्पेशल टाइप की ग्रीन सेल है। देखेंगे इस ग्रीन सेल की क्या खास बातें हैं। उसके बाद में एक एंजाइम बनना चाहिए जो CO2 को दूसरे फॉर्म में एक्सेप्ट करे, क्योंकि अगर रुबिस्को रहा मेन CO2 एक्सेप्टिंग एंजाइम तो वो रुबिस्को तो पक्का ऑक्सीजन को भी एक्सेप्ट कर पाएगा। इससे अच्छा है कि कोई और एंजाइम आ जाए, अभी समझ में आएगा सब कुछ। और एक और खास एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, PPDK। C3 प्लांट्स के अंदर ये सारे के सारे एंजाइम्स और ये स्पेशल ग्रीन सेल का इवोल्यूशन हुआ, तब जाकर के C3 से C4 प्लांट से वो बने। तो ये हो गई हमारे पास में बात C3 से C4 बनने की। कैसे बने आपके सामने है। अब मैं कुछ लिखवा रहा हूं, वो पॉइंट्स लिखो। लिखिए C3 फोटोसिंथेसिस evolved when environmental conditions, C3 photosynthesis evolved when environmental conditions were most favorable. Next point, a change in environmental factors caused problem to C3 mechanism। एक चेंज आया एनवायरमेंटल फैक्टर्स में तो C3 मैकेनिज्म के अंदर प्रॉब्लम शुरू हुई। नेक्स्ट पॉइंट, लैंड प्लांट्स इवॉल्व इनऑर्गेनिक कार्बन कॉन्सेंट्रेटिंग mechanism। land plants evolve inorganic carbon concentrating mechanism in response to cope up with adverse conditions। next point, by this mechanism CO2 concentration increased around the rubisco, CO2 concentration increased around the rubisco, which in result decreased oxygenation, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट, अभी अपन बात करते हैं कि C4 प्लांट्स के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आप हेडिंग डालो स्पेशल फीचर्स ऑफ C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स के स्पेशल फीचर्स कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल फीचर ये है कि प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेशल ग्रीन सेल। एक्स्ट्रा स्पेशल ग्रीन सेल, एक एक्स्ट्रा स्पेशल ग्रीन सेल प्रेजेंट होती है और उस स्पेशल ग्रीन सेल का नाम है बंडल शीथ सेल। अब जो जो लोग बॉटनी बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको मैं बता दूं कि बंडल का मतलब होता है वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल। जब आप एक C4 प्लांट के लीफ की एनाटॉमी देखोगे, जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए ये कोई डाइकोट C4 प्लांट है, इसकी एनाटॉमी अपने को देखनी है तो इसकी जो वेन्स बनाई मैंने, ये जो वेन्स है, ये मिड वेन हो गई,
ये साइड में और वेन्स निकल रही हैं, ये वेन्स है, इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होता है। अब मैं यहां से ब्लेड की हेल्प से इस लीफ को ऐसे कट कर लेता हूं, इसका ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, और ट्रांसफर सेक्शन में अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलती है वो समझते हैं। जैसे सबसे बाहर की साइड में हमको देखने को मिलेगा एक सिंगल लेयर थिक एपिडर्मल सेल्स की एक लेयर, ये अपर एपिडर्मिस होती है। इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक थिन लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। ये थोड़ा सा एनाटॉमी का पार्ट है बट ये समझना पड़ेगा अपने को। सबसे बाहर की लेयर है, इसका नाम है क्यूटिकल, और ये लेयर है अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। अभी मैंने आपको ये बोला कि ये डाइकोट लीफ है, तो इस डाइकोट लीफ के अंदर यहां पर देखने को मिलेगी ग्रीन सेल्स। ये ग्रीन सेल्स एक दूसरे के पास इस तरीके से अरेंज होती है, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। इन ग्रीन सेल्स को कहते हैं पेलिसेड सेल्स, ये पेलिसेड सेल्स कहलाती हैं। और ये इसके अंदर जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूं वो डॉट डॉट का मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट। तो बॉटनी के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये है पेलिसेड सेल्स, पेलिसेड टिश्यू बोल दीजिए, सेल्स बोल दीजिए। नाउ सेंटर के अंदर आपको जो ये वेन्स दिखाई दे रही है इस लीफ वाले इस डायग्राम के अंदर, उस वेन्स में जाइलम फ्लोएम है, और जाइलम फ्लोएम के चारों तरफ इस टाइप से एक सर्कुलर मैनर के अंदर अरेंज्ड बंडल सीथ सेल्स हैं। ये सेल्स भी ग्रीन सेल्स हैं। इन सेल्स को कहते हैं बंडल सीथ सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेस्कुलर बंडल को प्रोटेक्शन देती है, इसलिए इनको बंडल सीथ सेल कहते हैं। अब वेस्कुलर बंडल कहां है, ये बना देते हैं वेस्कुलर बंडल। देखो ये रहा जाइलम, और जाइलम को छोड़ के बाकी जो है वो फ्लोएम है, तो ये जाइलम एंड फ्लोएम हो गया। इसके अलावा एक और टाइप की ग्रीन सेल होती है, इनको कहते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी सेल्स। ये स्पंज की तरह रहती है, इनके बीच में स्पेस ज्यादा रहता है, इन्हें बोलते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ऐसे करके ये भी प्रेजेंट होती है। बट ये और पेलिसेड सेल में ज्यादा खास फर्क नहीं है, इनको बोलते हैं स्पॉन्जी सेल्स। फिर उसके बाद नीचे की साइड में वापस से लोअर एपिडर्मिस होगी, लोअर एपिडर्मिस। एक आधी जगह पर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है नीचे की साइड में, और नीचे भी एक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। भाई ये लीफ की एनाटॉमी थोड़ी सी पढ़नी जरूरी सी है, इसलिए आपको बताना जरूरी है। आप भी इसको इंटरेस्ट के साथ में पढ़ें ताकि चीजें समझ में आए। पेलिसेड सेल्स एंड स्पॉन्जी सेल्स दोनों को कहते हैं मीजोफिल सेल। ये दोनों ही मीजोफिल कहलाती हैं। मीजो का मतलब होता है बीच में, फिल का मतलब होता है लीफ, लीफ के बीच वाली सेल्स। ये सेल्स हैं वो कहलाती हैं लोअर एपिडर्मिस। ये हो गई लेयर क्यूटिकल की। ये वाला पार्ट है, यहां स्टोमेटा बनता है। ये वाला पार्ट है, ये जाइलम है। ये वाला नीचे का पार्ट है, इसमें ये फ्लोएम है। And now the most important type of cells, these are the bundle sheath cells. Bundle sheath cells. बंडल शीथ सेल्स के बारे में मैं आपको यहां 2-4 पॉइंट बता देता हूं, फिर आगे वापस से इनके बारे में बात करनी पड़ेगी अपने को। तो जैसे कि यहां जो बंडल शीथ सेल दिख रही है आपको, पहली बात ये ग्रीन सेल्स होती हैं, जो मैंने ऊपर भी आपको 2 दफा बोल दिया, ये ग्रीन सेल्स होती हैं। दूसरी बात, ये जो बंडल शीथ सेल्स है इनकी सेल वॉल थिक होती है, सेल वॉल थिक। इसका एक फायदा है, सेल वॉल थिक होने के कारण देयर इज नो गैसियस एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज नहीं होगा। अभी मैं समझाऊंगा आपको, सब समझ में आएगा।
तो गैसियस एक्सचेंज ना हो इसके लिए यहां की सेल वॉल जो होती है वो थोड़ी थिक होती है। ये फोटोसिंथेसिस करती है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ये ग्रीन सेल है, सही है ये चीज। ये सेल्स प्रोटेक्शन देती है वेस्कुलर बंडल्स को, इसीलिए तो इनका नाम बंडल शीथ सेल है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर जो आपको बंडल शीथ सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये बंडल शीथ सेल्स जो है वो एक तरीके से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो रखी हैं। दिख रहा है ना आराम से कि ये एक सर्कल बना रही है। ये देखो ये एक सर्कल बना हुआ है। सर्कल यदि बन जाता है तो जर्मनी में एक टर्म है जिसको कहते हैं क्रेंज। क्रेंज, जो लोग मर जाते हैं उन लोगों के ऊपर फूलों का एक गोल सा हार चढ़ाया जाता है ना, उसे कहते हैं क्रेंज। यहां पर जो बंडल शीथ सेल्स हैं वो भी एक गोल सर्कल के अंदर प्रेजेंट है, इसको कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज एनाटॉमी का मतलब होता है रिंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स का रिंग लाइक अरेंजमेंट, इसको हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की सी थोड़ी चीज बताने वाला हूं, सुनना ध्यान से। एक तो है बंडल शीथ सेल, जैसे ये बंडल शीथ सेल है, एक सेल, ऐसी बहुत सारी सेल्स हैं। और दूसरा है उनका रिंग लाइक अरेंजमेंट। दो चीजें हैं, एक तो है वो सेल और एक है सेल का अरेंजमेंट। क्रेंज एनाटॉमी अरेंजमेंट को कहते हैं, क्रेंज एनाटॉमी बंडल शीथ सेल को नहीं कहते। किसी भी प्लांट को यदि C4 प्लांट बनना है तो उसके अंदर बंडल शीथ सेल प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके अंदर क्रेंज एनाटॉमी प्रेजेंट हो भी सकती है और एब्सेंट हो भी सकती है। ध्यान से समझ लो, जैसे मान लो कि ये पेन है सॉरी ये पेन है, ये बंडल शीथ सेल है। अगर ये पेन प्लांट के अंदर होगा तो उस प्लांट को हम C4 प्लांट बोलेंगे। लेकिन ये पेन गोल हो ये जरूरी नहीं है, पेन होना जरूरी है। तो C4 प्लांट्स बनने के लिए बंडल शीथ सेल का होना जरूरी है, उन बंडल शीथ सेल का रिंग में होना जरूरी नहीं है। क्रेंज एनाटॉमी इज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द बंडल शीथ सेल्स which is not necessary for being a plant C4। C4 बनने के लिए क्या जरूरी है? बंडल शीथ सेल होना जरूरी है। तो चलिए अब कुछ बातें लिख लेते हैं। लिखिए इसके अंदर, लिखिए फॉर बीइंग ए C4 प्लांट, फॉर बीइंग ए C4 प्लांट, ring like arrangement is not necessary। ring like arrangement is not necessary। ring like arrangement is not necessary, but the presence of bundle sheath cell is important। but the presence of बंडल शीथ सेल इज इंपॉर्टेंट। बंडल शीथ सेल का प्रेजेंट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्रेंज एनाटॉमी होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमको पहला फीचर समझ में आया इसका। अब आगे बात करते हैं। मैं आपको कुछ C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, थोड़ा सा आप याद रखें। एग्जाम्पल में लिखिए C4 मोनोकोट्स। ऐसे प्लांट्स जो मोनोकोट्स होते हैं वो कौन कौन से जो C4 है? जैसे एक तो है साइप्रस। साइप्रस एक ग्रास का नाम है,
वैसे सारे ग्रास के नाम लिख रहा हूं मैं। सोरघम, सोरघम भी एक ग्रास का नाम है। जवार जिसको बोलते हैं। मेज आपको पता ही है, मक्का। सुगर कैन, पेनिकम, ये भी एक ग्रास है। और बाजरा, पर्ल माइलेट, बाजरा, ये सारे के सारे C4 मोनोकोट है। इनको याद कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर आपको प्लांट का नाम देकर ही कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा प्लांट है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद में C4 डाइकोट्स की बात करते हैं। ये तो मोनोकोट प्लांट है। अब डाइकोट कौन कौन है? जैसे एक प्लांट है अमरेंथस, एक प्लांट है चीनोपोडियम, एक प्लांट है एट्रिप्लेक्स, एक प्लांट है यूफोर्बिया। यूफोर्बिया ऐसा प्लांट है जिसके अंदर C3 C4 कैम तीनों साइकिल चलती है अलग अलग लीव्स में। पोर्चुलाका, एक नाम है बोरहाविया। अब ये तो बात हो गई अपने पास में डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट्स की, जो C4 प्लांट्स होते हैं। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको। मोस्टली क्या होता है कि जो ग्रास फैमिली के प्लांट्स हैं, वो सारे प्लांट्स को ऐसे लगता है कि वो C4 प्लांट्स है। मोस्ट ऑफ देम आर C4 प्लांट्स, बट तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट्स, व्हीट, राइस और बार्ली, ये तीनों के तीनों प्लांट्स हैं, वो ग्रास प्लांट्स हैं, बट ये C3 प्लांट्स है, ध्यान रखना। ये ग्रास फैमिली के, ग्रेमिनी फैमिली के, पोएसी फैमिली के प्लांट्स हैं, लेकिन ये तीनों प्लांट्स है वो C3 प्लांट्स है। तो ये याद ही रखने वाली बात है, और तो कुछ नहीं है। यदि ये तीनों प्लांट्स C4 प्लांट बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप सोचो कि राइस प्लांट को ग्रो कराने में कितना पानी लगता है। अगर ये प्लांट C4 प्लांट बन जाए तो इसको कम पानी में भी उगाया जा सकता है। तो इसके लिए तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जो C3 राइस प्लांट था, उस C3 राइस प्लांट के अंदर एक तो पेपकेज एंजाइम का जीन डाला, पेपकेज एंजाइम वाला जीन, और इसके अंदर एक PPDK जीन डाला, पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज का जीन डाला, और यह पता चला कि ऐसा करने से C3 प्लांट्स है वो C4 बन गए। ये जो राइस प्लांट्स है वो C4 राइस बन गया। इट मींस कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद C3 राइस को C4 राइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। पर ये देखो, हर वैरायटी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। राइस की बहुत वैरायटी आती है। यदि ये हर वैरायटी के लिए पॉसिबल होता तो इसका प्रोडक्शन और अच्छा किया जा सकता था, बट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो C4 प्लांट्स को इंड्यूसिबल C4 राइस बनाया जा सकता है, राइस को C4 राइस बनाया जा सकता है। एक चीज ये। फिर उसके बाद अच्छा, एक चीज याद रखना कि ये ओरिजिनली C3 प्लांट ही है, ये C4 प्लांट नहीं है, ओरिजिनली इट इज C3 प्लांट। फिर उसके बाद में दो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक का नाम है हाइड्रीला, एक का नाम है वर्टिसिलाटा। ये दोनों के दोनों प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स हैं, यानी इनके पास में एक्वेटिक हैबिटाट है, और ये दोनों के दोनों प्लांट्स एक्वेटिक C3 प्लांट्स हैं। पर यदि इंड्यूस किया जाए, इनको ऐसी परिस्थितियों में रखा जाए, तो ये C4 प्लांट्स बन जाते हैं। ऐसी कंडीशंस इसमें C3 साइकिल से C4 पे शिफ्ट होना है, तो ये इंड्यूसिबल C4 है। लिखो इसके अंदर, दीज एक्वेटिक प्लांट्स, नाम लिख लेना प्लांट्स के, दीज एक्वेटिक प्लांट्स आर इंड्यूसिबल C4 प्लांट्स, आर इंड्यूसिबल C4 प्लांट्स। तो ये इंड्यूसिबल C4 प्लांट्स होते हैं। चलो ये भी ठीक है, इतना हुआ अपने पास में। आगे बात करते हैं अपन।
तो अपन करेक्टर्स पढ़ रहे थे, C4 प्लांट्स के स्पेशल टाइप के जो करेक्टर्स हैं वो पढ़ रहे थे अपन। अगला करेक्टर है उसकी बात करते हैं अपन। दूसरा करेक्टर लिखिए, प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ ग्रीन सेल्स, प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ ग्रीन सेल्स। दो टाइप की ग्रीन सेल होती है। अब इन दोनों टाइप की ग्रीन सेल का बड़ा फायदा है, ये अभी अभी आपने यहां पे देखो ये एनाटॉमी देखी ना, इस एनाटॉमी से मैं एक बार के लिए दोनों टाइप की ग्रीन सेल्स हैं वो ले रहा हूं। एक टाइप की जो ग्रीन सेल है वो है मीजोफिल सेल, यहां लिख लेते हैं अपन मीजोफिल सेल। अब चाहे ये आप पेलिसेड सेल कंसीडर करो या आप बंडल सीट सेल कंसीडर करो, सॉरी स्पंजी सेल कंसीडर करो, वो आपकी मर्जी है। और दूसरे टाइप की ग्रीन सेल है वो है बंडल सीट सेल। तो दो टाइप की ग्रीन सेल होती है। क्लियर हुआ ये? अब इसके बारे में और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बात करते हैं। मान लीजिए कि मैं कहूं आपसे कि ये तो है एपिडर्मिस और उसके ऊपर एक स्टोमेटा ले लिया अपन ने, एपिडर्मिस पे स्टोमेटा। एपिडर्मिस के ठीक नीचे ये सेल्स जो है वो है पेलिसेड की सेल्स, और यहां कहीं पर बंडल सीट सेल्स भी हैं ऐसे करके। ठीक है, ये कोई सेल है, इस तरीके से कनेक्टेड सेल्स है। अब इन दोनों टाइप की सेल्स की खास खास बातें हैं वो समझनी बहुत जरूरी है, इंटरेस्टिंग भी है और आपको कुछ और अच्छे पॉइंट समझ में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो स्मॉल साइज के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, स्मॉल क्लोरोप्लास्ट। ठीक, मैं यहां की बात कर रहा हूं। यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। बंडल सीट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज क्लोरोप्लास्ट। अब आपको यह सवाल आना चाहिए दिमाग में कि स्मॉल एंड लार्ज कैसे हुए। स्मॉल एंड लार्ज ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हुए क्योंकि स्मॉल क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलेकोइड होते हैं वो थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर ऐसे ग्रेनम के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ग्रेनम के फॉर्म में। जब थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज होंगे तो कम जगह घेरेंगे, और बंडल सीट सेल के क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड प्रेजेंट होते हैं पर वो ऐसे बिखरे हुए रहते हैं। अगर ये अरेंज होंगे तो आप ये समझो 4 थाइलेकोइड इतने से स्पेस में आ गए, लेकिन ये बिखरे हुए हैं तो ये 4 थाइलेकोइड ज्यादा स्पेस ले रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि भाई अगर हम कपड़ों को अरेंज कर लें, समेट लें, तो वो कम जगह में रखे जाते हैं। वही अलमीरा के अंदर आप बिना समेटे हुए कपड़े डाल के देखो तो स्पेस का फर्क पड़ेगा ना। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। मीजोफिल सेल के जो क्लोरोप्लास्ट है उन क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड एक दूसरे पे अरेंज होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां ग्रेना प्रेजेंट होता है, ग्रेना प्रेजेंट। और आप ये देखो कि बंडल सीट सेल के अंदर ग्रेना एब्सेंट होता है, ग्रेना एब्सेंट। ग्रेना एब्सेंट है, यहां पे थाइलेकोइड प्रेजेंट है। थाइलेकोइड तो प्रेजेंट है बट ग्रेना एब्सेंट है। अब इसका क्या फायदा है, ये प्रेजेंट एब्सेंट होने का? बहुत फायदा है। देखना, ग्रेना यहां पे प्रेजेंट है तो ग्रेना प्रेजेंट होने से ये एप्रेस्ड मेम्ब्रेन हो गई, जो मैं यहां पे बना रहा हूं एप्रेस्ड मेम्ब्रेन। आपको मैंने पहले बता रखा है एप्रेस्ड मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट। तो ग्रेना प्रेजेंट होगा तो एप्रेस्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, एप्रेस्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट। यहां पर ग्रेना है ही नहीं तो यहां एप्रेस्ड मेम्ब्रेन एब्सेंट है, एप्रेस्ड मेम्ब्रेन एब्सेंट।
क्लियर हुई ये चीज आपको? एप्रेस्ड मेम्ब्रेन एब्सेंट है। जब एप्रेस्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो उसमें फोटो सिस्टम 2 भी प्रेजेंट होगा, और जब एप्रेस्ड मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी तो उसमें फोटो सिस्टम 2 भी एब्सेंट होगा। अब जो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, वो पीछे के लेक्चर्स देखो। जहां फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होता है वहां फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और जहां फोटो सिस्टम 2 ही नहीं है वहां पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता, नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। जहां फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है वहां ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन इवॉल्व, ऑक्सीजन बनती रहती है। जहां पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता ही नहीं है तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है, नो O2 इवॉल्व, नो O2 इवॉल्व। जहां पर O2 इवॉल्व है, अब आप सोचो कि ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर यहां बंडल सीट से सॉरी मीजोफिल सेल है, उसके क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को होता तो कितना नुकसान होता। रुबिस्को होने के कारण वापस फोटो रेस्पिरेशन चलती। ऑक्सीजन इवॉल्व जहां पे हो रही है वहां से रुबिस्को को एब्सेंट कर दो, रुबिस्को एब्सेंट। जहां ऑक्सीजन नहीं इवॉल्व हो रही है वहां रुबिस्को को प्रेजेंट करो, यहां रुबिस्को प्रेजेंट होता है क्योंकि मेन कार्बोहाइड्रेट C3 साइकिल से बनेगा तो मेन कार्बोहाइड्रेट रुबिस्को ही बनवाएगा, इसलिए रुबिस्को होना तो जरूरी है, पर वो बंडल सीट सेल में होता है। जहां पर ऑक्सीजन बन रही है वहां रुबिस्को नहीं है, और जहां पर ऑक्सीजन नहीं बन रही है वहां रुबिस्को है। इसके साथ अब रुबिस्को नहीं है तो कोई तो चाहिए दूसरा एंजाइम। क्यों? क्योंकि देखना जो एयर में CO2 है वो CO2 तो स्टोमेटा से अंदर आके इन सेल्स में जाएगी ना, इसलिए CO2 को एक्सेप्ट करने वाला चाहिए। तो यहां मीजोफिल सेल्स के अंदर पेप्केज इज एंजाइम, पेप्केज है वो मेन एंजाइम है। यहां पर तो रुबिस्को प्रेजेंट है तो यहां पर रुबिस्को ही मेन एंजाइम है, रुबिस्को इज द एंजाइम। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये दो अलग अलग टाइप की डबल CO2 फिक्सेशन कैसे है। पेप्केज एंजाइम मीजोफिल सेल में है, मीजोफिल सेल में एटमॉस्फेरिक CO2 आ रही है तो यहां इस सेल के अंदर एटमॉस्फेरिक CO2 फिक्स्ड होती है, एटमॉस्फेरिक CO2 इज फिक्स्ड। और जहां पर रुबिस्को प्रेजेंट है वहां मेटाबॉलिक CO2 फिक्स होती है, मेटाबॉलिक CO2 इज फिक्स्ड। चलो ये करेक्टर हो गया एक इंपॉर्टेंट। अब बात आ गई जब CO2 के फिक्सेशन की तो हमको यह समझना है कि वो CO2 एक्सेप्टर कौन है जो CO2 को फिक्स करने में हेल्प कर रहा है। तो पेप्केज एंजाइम है तो जाहिर सी बात है कि पेप फॉस्फोएनोल पाइरुवेट इज CO2 एक्सेप्टर, ये CO2 एक्सेप्टर है। और यहां रुबिस्को एंजाइम है तो RUBP इज CO2 एक्सेप्टर। CO2 एक्सेप्टर कौन हुआ? RUBP हुआ। सही बात है। एटमॉस्फेरिक CO2 जो है वो एक्सेप्ट होती है मीजोफिल के अंदर और मेटाबॉलिक CO2 है वो बंडल सीट सेल के अंदर। एक और पॉइंट मैं बताता हूं जो बाद में समझ में आएगा कि मीजोफिल सेल में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एब्सेंट होता है, बाद में समझ में आएगा। बंडल सीट सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव
डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रेजेंट। ये फीचर्स है मीजोफिल सेल एंड बंडल सीथ सेल के। इन फीचर्स में से इन पे ज्यादा गौर करना कि मीजोफिल सेल में CO2 इवॉल्व होती है, लेकिन यहां पर रुबिस्को नहीं है, और यहां CO2 इवॉल्व नहीं होती तो यहां रुबिस्को है। इसलिए जो मेनली C4 मेटाबॉलिज्म है वो यहां चलती है, C4 मेटाबॉलिज्म, और यहां पे C3 मेटाबॉलिज्म चलती है, मेटाबॉलिज्म। आगे हम अभी बात करने वाले हैं कि कैसे C4 प्लांट्स के अंदर जो फोटो रेस्पिरेशन है वो एब्सेंट होती है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो अपने दो करेक्टर हो गए। पहला करेक्टर हुआ ये स्पेशल टाइप की ग्रीन सेल जिसकी वजह से क्रेन्स एनाटॉमी निकल के आती है। दूसरा करेक्टर हुआ इनके पास में दो टाइप की ग्रीन सेल है जिसमें कंपैरेटिवली हमने बात करी कि कैसे कैसे जो है वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब ये दो अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट है ना, स्मॉल क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज क्लोरोप्लास्ट, इसे कहते हैं डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। तीसरा पॉइंट लिखो आप, प्रेजेंस ऑफ डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाई का मतलब दो, मॉर्फिक का मतलब मॉर्फोलॉजी, दो मॉर्फोलॉजी वाला क्लोरोप्लास्ट है। मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, एक स्मॉल है एक लार्ज है। ये हो गई अपने पास में प्लांट्स, बातें हो गई। चौथा एक और पॉइंट लिखो, उसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हमने अभी बात करी थी कि C4 प्लांट्स हैं वो हाई टेम्परेचर में रहते हैं, तो उनके अंदर डेजर्ट के कुछ अडेप्टेशंस होते हैं, थोड़े बहुत डेजर्ट टाइप अडेप्टेशन। लिखो एक पॉइंट, C4 plants are adapted to high temperature and some other desert like conditions. High temperature and some desert like conditions, कुछ डेजर्ट लाइक कंडीशन है उनके लिए अडेप्टेड होते हैं ये। नेक्स्ट, इधर ध्यान देना एक बार। मान लीजिए कि ये स्टोमेटा बंद हो जाए, यहां से ये स्टोमेटा बंद हो गया, सपोज करो। स्टोमेटा के बंद होने के कारण यहां पर अब बाहर से CO2 नहीं आ रही, पर बंडल सीथ सेल के अंदर ही अंदर मेटाबॉलिक CO2 बनती रहती है, तो वो मेटाबॉलिक CO2 बंडल सीथ सेल के अंदर आसानी से टूटती रहती है। इसलिए जब C4 प्लांट्स के लिए स्टोमेटा थोड़े बंद टाइप के भी होते हैं, तब भी इनके अंदर फोटोसिंथेसिस चल सकता है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म। आगे समझ में आ जाएगा। एक लाइन लिखो, इफ स्टोमेटा आर पार्शियली क्लोज्ड, यदि स्टोमेटा पार्शियली क्लोज्ड है, इफ स्टोमेटा आर पार्शियली क्लोज्ड, देन ऑल्सो photosynthesis can occur in bundle sheath cells. Then also photosynthesis can occur in bundle sheath cell. तो भी बंडल शीथ सेल में फोटोसिंथेसिस चल सकती है। ये भी एक अच्छी बात हो गई। आगे बात करते हैं। आगे मैं आपको एक चीज समझाऊंगा पहले, और उसके बाद में और डिटेल में बात करेंगे। अभी एक बार समझो, एक पॉइंट आता है जिसका नाम है CO2 कंपनसेशन पॉइंट। CO2 कंपनसेशन पॉइंट। इस CO2 कंपनसेशन पॉइंट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वह वाली CO2 कंसंट्रेशन जिसके ऊपर प्लांट जो है वो फिक्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। नहीं समझ में आया? वापस सुनिए ध्यान से। मान लीजिए कि हमने एक चैम्बर लिया,
ये हमारा एक कोई चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर हमने एक प्लांट लगाया और ये प्लांट है C3 प्लांट, ये C3 प्लांट है। सपोज हमने इस चैम्बर के अंदर एक और प्लांट लगाया, ग्रास प्लांट है ये, सपोज ऐसे ये C4 प्लांट है, ठीक है। अब हमने यहां पर सारी कंडीशन सही कर दी, मतलब लाइट की जगह लाइट प्रोवाइड करा दी, टेम्परेचर ठीक ठाक, पानी दे दिया, न्यूट्रिशन दे दिया, सब कुछ दे दिया। अभी ना अपन ने इन प्लांट्स को CO2 नहीं दी, 0 CO2 कॉन्सेंट्रेशन है, 0% CO2 है मान लो एक बार के लिए, ऐसा करते तो नहीं है बट 0% है सपोज एक बार। अब हमने क्या किया, इस चैम्बर में CO2 बढ़ाई, बाकी गैसेस तो है बट CO2 नहीं है। हमने CO2 को बढ़ा करके किया 0.01%। हमको पता चला कि इस CO2 के अंदर ना तो C3 प्लांट ने अपनी फोटोसिंथेसिस चालू करी, ना C4 प्लांट ने फोटोसिंथेसिस चालू करी, दोनों ने अपनी फोटोसिंथेसिस चालू नहीं करी। इसका मतलब इस कंसंट्रेशन के ऊपर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होती। चलो कोई नहीं, थोड़ा और बढ़ाते हैं। हमने कंसंट्रेशन को बढ़ा के 0.02% किया और पता चला इसके ऊपर C4 प्लांट ने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दी है, लेकिन C3 प्लांट ने नहीं करी अभी। कोई नहीं, अपन इस रूम में थोड़ा सा चैम्बर में थोड़ी और CO2 बढ़ाते हैं। जब हमने इसकी CO2 को बढ़ा के 0.3% किया तो पता चला कि अब C3 प्लांट ने भी फोटोसिंथेसिस चालू कर दी है। तो अब समझो CO2 कंपनसेशन पॉइंट का क्या अर्थ होता है। वह वाली CO2 कंसंट्रेशन जिस पे एक प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर सकता है उसको बोलते हैं CO2 कंपनसेशन पॉइंट। तो C3 प्लांट होते हैं, उनको ज्यादा CO2 में रहने की आदत है, लिखा ना अपन ने पहले हाई CO2 कंसंट्रेशन, जबकि C4 प्लांट्स हैं उनको तो कम CO2 में रहने की आदत है। इसलिए C4 प्लांट कम CO2 में अपनी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर सकते हैं, तो C4 प्लांट का कंपनसेशन पॉइंट कम हुआ। लिखिए एक लाइन जो मैं लिखा रहा हूं, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, द मिनिमम concentration of CO2 at which a plant starts its photosynthesis, at which a plant starts its photosynthesis is known as CO2 compensation point, is known as CO2 compensation point, CO2 compensation point। दूसरा लिखिए, द CO2 कंपनसेशन पॉइंट ऑफ, द CO2 कंपनसेशन पॉइंट ऑफ C4 प्लांट्स इज लेस देन C3 प्लांट्स। C4 प्लांट्स का CO2 कंपनसेशन पॉइंट लेस होता है देन C3 प्लांट्स। तो ये मुझे उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा। और बात करते हैं अपन, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होती है। लिखो, फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट इन C4 प्लांट्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट इन C4 प्लांट्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अभी रीजन समझो, ये सेल है, मान लो मीजोफिल सेल, इस सेल का नाम है मीजोफिल सेल, और ये सेल मान लीजिए इसके पास में है बंडल शीथ सेल। ठीक, अब कुछ रीजन समझना, इस सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है, इस सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है। इस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेनम है, उस ग्रेनम से ऑक्सीजन गैस बनती है, बाहर आती है स्ट्रोमा में। परंतु यहां पर रुबिस्को एब्सेंट है, तो इस ऑक्सीजन को कौन ले?
कोई नहीं लेगा। मीजोफिल सेल के साइटोसोल के अंदर पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट है, उसके अंदर ऑक्सीजन जा नहीं सकती। थोड़ी देर बाद में बताऊंगा मैं रीजन क्यों नहीं जा सकती, उसके अंदर ऑक्सीजन जा नहीं सकती। तो मतलब यह हुआ कि जहां ऑक्सीजन बन रही है वहां पर रूबिस्को तो है नहीं और पेप्केज में ऑक्सीजन जा नहीं सकती, तो मीजोफिल सेल में तो फोटो रेस्पिरेशन संभव नहीं है। अब बची बंडल शीथ सेल, इसकी बात करते हैं। बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल की जो वॉल है वो थिक है, थिक वॉल, तो यहां की ऑक्सीजन इसको क्रॉस नहीं कर सकती बाहर की। मान लो कि ये ऑक्सीजन यहां बाहर आ भी जाए तो ये ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकती। एक सेकंड, ये ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकती। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरीके से थाइलेकोइड बिखरे हुए हैं, इनमें ऑक्सीजन नहीं बनेगी। यहां रूबिस्को प्रेजेंट है, जहां रूबिस्को है वहां ऑक्सीजन नहीं है, जहां ऑक्सीजन है वहां रूबिस्को नहीं है। बाहर की CO2 है, सॉरी बाहर की ऑक्सीजन है, वो अंदर नहीं आ सकती। तो कहने का मतलब है कि यहां पर रूबिस्को के आसपास ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होगी नहीं। तो बस ये हो गया अपने पास में कि रूबिस्को के पास में ऑक्सीजन नहीं है तो फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है। लिखिए इसके अंदर कुछ लिखो। इन मीजोफिल सेल्स oxygen is produced but rubisco is absent, so photorespiration cannot occur in mesophil cells. दूसरा पॉइंट, in bundle sheath cells oxygen is not produced and external oxygen cannot cross the wall of bundle sheath cell. So, Rubisco cannot carry out photorespiration. Hence, overall, there is no photorespiration in C4 plants. तो C4 plants के अंदर photorespiration नहीं होता, खत्म बात। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। अब आपको एक चीज समझाता हूं। एक प्लांट है C3 प्लांट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने पीछे बता रखी ये चीजें, ध्यान से सुनना। एक प्लांट है C4 प्लांट। अभी मैं आपको एक चीज बता ही देता हूं, बाद में आपको समझ में भी आएगा। C3 प्लांट्स के अंदर नॉर्मल कंडीशन में यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे खाली C3 साइकिल चलती है। इफ ओनली C3 साइकिल प्रेजेंट, तो इस प्लांट के अंदर एक CO2 फिक्सेशन में 3 ATP लगेंगे एंड 2 NADPH लगेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, 3 ATP एंड 2 NADPH लगेंगे। यदि टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर ज्यादा, तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण C3 साइकिल तो चलती चलती है, साथ में चलती है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, और इस कारण फोटो रेस्पिरेशन के अंदर एक तो ATP एक्स्ट्रा लगता है, एक ATP प्लस 2 रिड्यूसिंग फेरेडॉक्सिन, 2 रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन, सॉरी, ये और एक्स्ट्रा लगते हैं, यानी कि ये एनर्जी और एक्स्ट्रा लगी है। तो अंडर हाई टेम्परेचर एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, एक्स्ट्रा एनर्जी। अब इसके कारण क्या होगा? इसके कारण यह होगा कि जो क्वांटम रिक्वायरमेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि 3 ATP और 2 NADPH बनाने के लिए 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट है। 8 फोटोन सफिशिएंट है। 8 फोटोन से 2 वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे और वो Z साइकिल चलेगी, 3 ATP 2 NADPH बन जाएंगे।
जब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है तो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर C3 प्लांट्स में 8 फोटोन से एक CO2 फिक्सेशन का जुगाड़ हो जाता है। पर यदि टेम्परेचर बढ़ जाए तो C3 साइकिल चलेगी तो इसके जो 3 ATP एंड 2 NADPH हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे, पर साथ में फोटो रेस्पिरेशन चलने से एक्स्ट्रा ATP, एक्स्ट्रा रिड्यूस्ड फेरेडोक्सिन, मतलब एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन और लगेंगे। तो भाई एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक्स्ट्रा फोटोन की जरूरत है। तो मतलब अंडर हाई टेम्परेचर क्वांटम रिक्वायरमेंट बढ़ गया ना C4 प्लांट्स का, सॉरी C3 प्लांट्स का। इसलिए C3 प्लांट का क्वांटम रिक्वायरमेंट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट भी होता है और C3 प्लांट का क्वांटम रिक्वायरमेंट बढ़ भी जाता है। अब बात करो C4 प्लांट्स की। पहली बात, एक तो ये वैसे ही हाई टेम्परेचर के अंदर रहते हैं, इनके लिए हाई टेम्परेचर इज नॉर्मल टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में नॉर्मल टेम्परेचर है। उसके बाद में हाई टेम्परेचर के ऊपर भी इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है। फोटो रेस्पिरेशन इनके अंदर एब्सेंट होती है। और बात कर लो, फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होने के साथ साथ इनके पास में एक CO2 फिक्सेशन में, 1 CO2 फिक्सेशन में 5 ATP लगते हैं एंड 2 NADPH। तो अब यहां पर एक चीज समझा रहा हूं, अच्छे से समझने की कोशिश करना। C4 प्लांट में नॉर्मल कंडीशन में भी एक CO2 के लिए 5 ATP और 2 NADPH लगते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि C4 प्लांट के अंदर तो C3 प्लांट से ज्यादा ही एनर्जी लग रही है, पहले से ही ज्यादा लग रही है, तो इनके लिए तो क्वांटम रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी हाई। इनको तो पहले ही ज्यादा फोटोन लगेंगे। भाई 3 ATP तो बन जाएंगे 8 फोटोन से, लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा ATP बन रहे हैं तो कुछ तो फोटोन एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे ना। तो इनकी तो क्वांटम रिक्वायरमेंट ऑलरेडी ज्यादा है, बट वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर उतनी रहेगी क्वांटम रिक्वायरमेंट। तो आप एक लाइन, मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन C3 प्लांट्स द क्वांटम रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड इट इज चेंज्ड अंडर हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर हाई टेम्परेचर इन C3 प्लांट्स extra ATP and extra electrons are required in photorespiration, so extra photons are required, hence quantum requirement increases. Next point, in case of C4 plants there is no photorespiration and already energy requirement is more than C3 plants. Energy requirement is more than C3 plants. So the quantum requirement of C4 plants is already more than C3 plants and it is temperature independent. वो temperature independent होती है। अब इसके इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट और समझो। C3 प्लांट्स है, वही बात करेंगे जो अभी अभी अपन ने करी। C3 प्लांट्स, इनके लिए यदि नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो इनमें चलती है ओनली C3 साइकिल, और जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हाई टेम्परेचर पे इनमें चलने लगता है फोटो रेस्पिरेशन, और जब फोटो रेस्पिरेशन इनके अंदर चलने लगता है तो इनमें होता है कार्बन लॉस। सही है ये चीज? मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस में यील्ड होनी चाहिए थी वो कम हो गई ना। C4 प्लांट की बात करो,
C4 प्लांट्स, C4 प्लांट के अंदर ऑलरेडी हाई टेम्परेचर इज नॉर्मल टेम्परेचर फॉर देम एंड ऑल्सो द फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट. फोटो रेस्पिरेशन is absent. When the photorespiration is absent in C4 plants, there is no carbon loss. इनमें कार्बन का लॉस तो हो ही नहीं रहा है, तो इनके अंदर जितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होना चाहिए उतना फिक्स होगा, तो क्वांटम यील्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. जबकि C3 प्लांट के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर पे कार्बन लॉस नहीं होता, थोड़ा सा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है और यहां थोड़ा सा कम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है. C4 प्लांट्स में इट इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट. लिखो क्वांटम यील्ड इन C4 प्लांट, क्वांटम यील्ड इन C4 प्लांट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. Next point, it is not affected, it is not affected by temperature. Next point, in C3 plants under high temperature, carbon loss occurs, hence quantum yield is affected. ये हो गया अपने पास में. और छोटी छोटी बातें करते हैं. देखना जब अपन ढंग से पढ़ेंगे साइकिल तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ये है मीजोफिल सेल और ये है बंडल शीथ सेल. ये बंडल शीथ सेल. सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर वाली आएगी यहां पे इस बंडल मीजोफिल सेल के अंदर. ये मीजोफिल सेल है और ये बंडल शीथ सेल है. सबसे पहले तो मीजोफिल सेल में आएगी. यहां पर इसको कन्वर्ट किया जाएगा HCO3 नेगेटिव में, वो भी बताऊंगा मैं भी क्यों किया जाएगा. इस HCO3 नेगेटिव को पेप्केज एंजाइम एक्सेप्ट करेगा और पेप्केज एंजाइम जो है वो इसको कुछ तो कन्वर्ट करेगा, फिर कुछ प्रोडक्ट बनेगा, वो बंडल शीथ सेल में जाएगा, फिर उसके बाद यहां CO2 निकलेगी और फिर उसके बाद रूबिस्को इसको एक्सेप्ट करेगा. तो देखो C4 प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले एक दूसरा एंजाइम एक्सेप्ट करता है और बंडल शीथ सेल जो है उस बंडल शीथ सेल की ये जो वॉल है वो भी थोड़ी थिक वॉल है. तो यदि आप C4 प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर भी दोगे तो C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड यहां तो जा नहीं पाएगी रूबिस्को के पास, और यहां जाएगी तो उसको लाइन में लगना पड़ेगा, उसको HCO3 नेगेटिव बनना पड़ेगा. तो हाई कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर C4 प्लांट्स ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं देते, ज्यादा रेस्पॉन्सिव नहीं होते हैं, कम रेस्पॉन्सिव होते हैं. जबकि आप यही चीज देखो C3 प्लांट्स के अंदर. C3 प्लांट्स के अंदर मीजोफिल सेल है और इस मीजोफिल सेल के अंदर रूबिस्को बैठा हुआ है. मीजोफिल सेल की सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है वो भी ज्यादा थिक नहीं है सेल वॉल. तो यहां बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड सीधे अंदर आती है और सीधे रूबिस्को उसको एक्सेप्ट कर सकता है. तो जब आप C3 प्लांट के लिए CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हो तो सीधा रूबिस्को उसको एक्सेप्ट करने लगता है और वो ज्यादा रेस्पॉन्स देते हैं. लिखो इस चीज को. C3 plants are more responsive. C3 plants are more responsive under high CO2 concentration and C4 plants are less responsive under high CO2 concentration. Under high CO2 concentration.
नेक्स्ट पॉइंट, यहीं से समझ में आ जाएगा आपको C4 प्लांट्स का। यदि आपने C4 प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी मान लो, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां आएगी। मैंने अभी आपको क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड को पहले HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट किया जाएगा, ये ऐसे होता है। अब आप ये सोचो कि CO2 को HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए वाटर के साथ जोड़ा जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम काम आता है और H2CO3 बनता है। यदि आपने C4 प्लांट के लिए CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो ये वाली रिएक्शन ज्यादा चलेगी, ये रिएक्शन ज्यादा चलेगी। H2CO3 जो होता है वो होता है एक वीक एसिड, ये काफी वीक एसिड होता है। ये वीक एसिड होता है तो ये जल्दी से टूटेगा H+ एंड HCO3 नेगेटिव के अंदर। जितना ये टूटेगा उतना प्रोटॉन बनेगा और जितना प्रोटॉन बनेगा pH उतनी कम होगी और एसिडिक pH के ऊपर प्लांट को डैमेज होने लगेगा, उल्टा फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी। तो यदि हम ये चाहते हैं कि C4 प्लांट ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करे तो इसकी मीजोफिल सेल में CO2 का पार्शियल प्रेशर थोड़ा कम होना चाहिए, CO2 कम होना चाहिए। जैसे एक प्लांट है जो कम ही फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन आप उस प्लांट के भी मैक्सिमम रेट लाना चाहते हो तो CO2 को कम रखो। जैसे कछुआ स्लो ही दौड़ेगा, पर कछुए को भी मैक्सिमम स्पीड से दौड़ाना है तो उसको सही ट्रैक दे दो, वो वैसे भी कम ही दौड़ेगा। अगर उसको बढ़िया से बढ़िया ट्रैक भी दिया तो भी कम दौड़ेगा, पर उसकी मैक्सिमम स्पीड लानी है तो उसको एक पर्टिकुलर ट्रैक दे दो। वैसे ही C4 प्लांट वैसे ही CO2 कम फिक्स करेंगे एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स, बट यदि इनको फिर भी इनका मैक्सिमम CO2 फिक्स कराना है तो CO2 कम रखना पड़ेगा। लिखो एक लाइन, photosynthesis rate is maximum, photosynthesis rate is maximum at lower intracellular CO2 partial pressure, at lower intracellular CO2 partial pressure in C4 plants। तो C4 प्लांट्स में कम पार्शियल प्रेशर पे सही रहता है। नेक्स्ट, C4 plants also have CO2 and HCO3 negative pumps on their plasma membrane, so they can concentrate high amount of inorganic carbon dioxide, high amount of inorganic carbon, ब्रैकेट में लिखो CO2, high amount of inorganic carbon CO2 near Rubisco, hence it is known as कार्बन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म। क्या होता है देखो कि C4 प्लांट की जो बंडल सीथ सेल है ना, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ऐसे पंप लगे होते हैं, इनको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड HCO3 नेगेटिव पंप। इससे आसपास की सेल्स जो CO2 फिक्स करेगी आसपास की सेल जो रेस्पिरेशन के अंदर, जैसे मान लो A to B कोई रेस्पिरेशन हुई और उसके अंदर CO2 प्रोड्यूस हुई, तो CO2 को ये वाली सेल के अंदर डाल दिया जाएगा। अच्छी बात है ना, CO2 आ रही है तो ऑक्सीजन कम हो गई और भी मतलब, और CO2 ज्यादा हो गई। ये पंप खाली CO2 के लिए है तो ऑक्सीजन नहीं आ सकती इनसे। और अपन समझते हैं, एक और खास बात का ध्यान रखना है कि जो सेल की मेम्ब्रेन है उसमें एक्वापोरिन नाम के वाटर चैनल्स होते हैं। एक्वापोरिन भी CO2 को अंदर लाने में हेल्पफुल है। लिखो, एक्वापोरिन्स also facilitate CO2 diffusion
into mesophyll cells, into mesophyll cells. Next point, the crane's anatomy, ये बस छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने वाले लिखो. The crane's anatomy increases their CO2 concentration. The crane's anatomy increases their CO2 concentration in bundle seed cells almost 10 folds higher than in the external atmosphere. बाहर के एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है उससे 10 गुना ज्यादा CO2 कॉन्सेंट्रेशन क्रेन्स एनाटॉमी बनने के कारण होती है बंडल सीड सेल में. ठीक है, चलो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं. देखो, सोरगम प्लांट कौन सा प्लांट है? C4 प्लांट है. और व्हीट प्लांट कौन सा प्लांट है? C3 प्लांट है. तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसमें कौन सा बनेगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. फर्स्ट स्टेबल कौन सा बनेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ये तो बात हो गई C3 C4 प्लांट के बेसिस पे. इसके अलावा एक और चीज हमको देखनी है. याद रखना, कोई लॉजिक नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है. जो रुबिस्को एंजाइम होता है वो सोरगम के अंदर भी है और रुबिस्को एंजाइम व्हीट के अंदर भी है. पर ये एंजाइम प्रेजेंट है बंडल सीड सेल में और ये एंजाइम प्रेजेंट है मीजोफिल सेल में. दोनों जगह है. अब ये याद रखने वाली बात है, इसकी एफिनिटी थोड़ी सी कम होती है CO2 के लिए, लेस एफिनिटी फॉर CO2, और इसकी एफिनिटी थोड़ी ज्यादा होती है, मोर एफिनिटी फॉर CO2. CO2 के लिए ज्यादा एफिनिटी होती है. अब होती है तो होती है, बस लिखो. The Rubisco enzyme of C4 plants, the Rubisco enzyme of C4 plants, ब्रैकेट में लिखो सोरगम, exhibits relatively higher affinity for CO2, higher affinity for CO2 as compared to C3 plants, ब्रैकेट में लिखो व्हीट. और सॉरी, आपको ये मैंने थोड़ा सा पहले गलत बोल दिया था. C4 प्लांट्स के रुबिस्को की एफिनिटी हायर होती है, C3 प्लांट के रुबिस्को की एक्टिविटी थोड़ी लोअर होती है, क्योंकि इनको CO2 मुश्किल से मिलती है तो इनकी हायर होती है. ठीक है, ये वाला सही है जो अभी आपके सामने है, ये वाला पॉइंट सही है. ठीक, नेक्स्ट, लाइट saturation of net photosynthetic flux is relatively higher for C4 plants as compared to C3 plant. इसका क्या मतलब है? देखना, एक मान लो ये लीफ है C4 प्लांट की, एक मान लीजिए ये लीफ है C3 प्लांट की. इसके ऊपर हाई टेम्परेचर, हाई लाइट गिरती है, इसके ऊपर कम लाइट गिरती है, तो ये हाई लाइट के लिए अडप्टेड है और ये कम लाइट के लिए अडप्टेड है. तो जो फोटोसिंथेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स का मतलब फोटोन्स का गिरना, फोटोन की बौछार, वो इनके लिए हाई होती है, इनके लिए लो होती है. नेक्स्ट, अभी अपन ने ये बात करी थी कि फोटो रेस्पिरेशन इज ऑलमोस्ट एब्सेंट. फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है C4 प्लांट में. तो हम ये लिखेंगे कि वॉरबर्ग इफेक्ट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन. Warburg effect is difficult to determine in C4 plant. Warburg effect होता है ना, फोटो रेस्पिरेशन, हाई ऑक्सीजन में फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, तो वो C4 प्लांट्स के अंदर नहीं डिटेक्ट होता क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है. एक आपको छोटी सी चीज बताऊं कि
एक C3 प्लांट है, एक C4 प्लांट है। अगर C3 प्लांट को 360 माइक्रोलीटर पर लीटर CO2 कॉन्सेंट्रेशन दे तो ये सैचुरेट हो जाते हैं, और इनको 450 माइक्रोलीटर पर लीटर CO2 कॉन्सेंट्रेशन दे तो ये सैचुरेट होते हैं, जबकि C4 प्लांट 360 माइक्रोलीटर पर लीटर CO2 कॉन्सेंट्रेशन में सैचुरेट होते हैं। यानी इनका CO2 को लेके सैचुरेशन का पॉइंट है। और आपको यह बताऊं कि आज की डेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है एयर में, वो C3 प्लांट के लिए लिमिटिंग है, कम पड़ती है वो। लिखो ये चीज, फॉर C3 प्लांट्स द CO2 concentration for saturation is 450 microliter per liter, and for C4 plants the CO2 concentration for saturation is 360 microliter per liter. Last point लिखो, hence the current CO2 concentration ब्रैकेट में लिखो 0.04% is limiting for C3 plants। वो C3 प्लांट्स के लिए थोड़ी लिमिटिंग है। तो ये तो हुआ हमारे पास में रिगार्डिंग C4 प्लांट, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अभी ना इसके 3 पाथवेज होते हैं, उनके लिए अलग से चर्चा करनी पड़ेगी, तो अपन वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, क्योंकि कम बच्चों तक पहुंच रहा है, देख नहीं रहे हैं बहुत ज्यादा लोग, तो आप शेयर करिए। थैंक यू।